नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई एग्जाम जो दोस्तों 22 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सवालों का क्लास लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जीके, जीएस, हिंदी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों सारे प्रश्न को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की जो दोस्तों गुफा है वह कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, भीमबेटका की गुफा है यह मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन पहाड़ी में क्या है, यह भीमबेटका गुफा जो है स्थित है। ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन पहाड़ी में भीमबेटका गुफा स्थित है। ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। हुन ने भारत पर आक्रमण किया था। हुन जो था दोस्तों यह भारत पर किसके शासनकाल के समय जो है यह आक्रमण किया था? तो दोस्तों ध्यान रखना है, हुन ने जो है यह भारत पर स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय जो है यह आक्रमण किया था। इस आक्रमण में दोस्तों हुनों का है यह बुरी तरह पराजित भी हो गया था। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हुन ने आक्रमण किया था। दोस्तों अगर बात कर ले स्कंदगुप्त के शासनकाल की, तो यह 455 से 467 ईस्वी तक ही इनका शासन था। तो आप लोग शासनकाल था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तमिल देश के संगम युग का राजवंश कौन सा नहीं था? दोस्तों आपको ध्यान से यहाँ पर प्रश्न पढ़ना है, पूछ रहा है राजवंश नहीं था। तो दोस्तों संगम युग का राजवंश कौन नहीं था? तो यह दोस्तों पल्लव वंश जो था यह संगम युग का राजवंश नहीं था। दोस्तों संगम युग का 3 राजवंश था जो संगम साहित्य में लिखा गया है। दोस्तों चेर, चोल और पांड्य थे, लेकिन ये दोस्तों पल्लव नहीं थे। तो दोस्तों ऑप्शन जो है यह सी करेक्ट हो जाएगा। वही पूछ रहा है संगम युग का राजवंश कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक जो है यह शासन किया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये खिलजी वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक यह शासन किया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत पर जो है यह कुल 5 वंश ने शासन किया। 5 वंश ने शासन किया। पहला तो दोस्तों गुलाम वंश शासन किया, उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश शासन किया जो सबसे कम समय तक यह शासन किया, और दोस्तों तीसरा जो है यह तुगलक वंश शासन किया, और चौथा जो है यह दोस्तों सैयद वंश जो है शासन किया, और दोस्तों 5वां जो वंश था यह लोदी वंश था दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत पर यह शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों यह कुल 5 वंश ने शासन किया था। दोस्तों 5 वंश का संस्थापक के नाम सुन लीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो यह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और दोस्तों खिलजी वंश जो है यह दूसरा वंश जो था जो सबसे कम समय तक शासन किया था। इसकी स्थापना जो है संस्थापक जो है यह जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और दोस्तों ये तीसरा जो वंश था तुगलक वंश, इसकी जो है संस्थापक कौन थे? तो यह गयासुद्दीन तुगलक थे। और दोस्तों चौथा जो है सैयद वंश, इसका जो है संस्थापक खिरिज खां थे। और दोस्तों 5वां जो अंतिम वंश थे यह बहलोल लोदी वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो यह बहलोल लोदी थे। तो आप लोग इसे भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, 5 महत्वपूर्ण है, संस्थापक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आगे भी इस तरह का वीडियो आते ही रहेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों यह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अस्थाई बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू किया गया था। किसके समय में? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में जो है
यह प्रारंभ किया गया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त के जो है यह प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका वह किससे संबंधित थे? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह B.R. अम्बेडकर जी से संबंधित थे। दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने ही संविधान, भारत के संविधान लिखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो यह B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? निम्न में से जो है गदर पार्टी का गठन किसने किया? तो दोस्तों निम्न में से जो है गदर पार्टी का गठन जो है यह लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? यह लाला हरदयाल ने किया था। दोस्तों गदर पार्टी की जो है गठन सैन फ्रांसिस्को में जो है 1913 में, कब? तो 1913 में गदर पार्टी का लाला हरदयाल ने यह गठन किया था। तो आपको ध्यान रखना है, जगह भी ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है और किसने किया था वो भी ध्यान रखना है। दोस्तों इस तरह से बताते हुए जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक भी प्रश्न दूसरे से कम बनाते हैं आप तो आपका रिजल्ट नहीं होगा और उसका रिजल्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके उतना अच्छा से तैयारी करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितना वर्ष रहे थे? महात्मा गांधी जी जो थे दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है यह 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में यह 21 वर्ष रहे थे। दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता हो और दोस्तों हम आपको डिटेल के साथ बताने वाला है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये दोस्तों जुंको तोबई थी। कौन थी? यह जुंको तोबई थी, जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 16 मई 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला थी और 16 मई 1975 को ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों यह बछेंद्री पाल थी। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? तो यह बछेंद्री पाल थी। दोस्तों यह 1984 में जो है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछ ले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों संतोष यादव थी। कौन थी? तो यह संतोष यादव थी, जो दोस्तों 1992 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया, अगर हो सकता है पूछ दे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अरुणिमा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों अरुणिमा जो है, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की जो है पहली अपंग भारतीय महिला है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये अरुणिमा सिन्हा जो है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अपंग भारतीय महिला पूछ दे तो यह कौन हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा भारतीय महिला थी, जो दोस्तों 2013 में जो है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, आपका हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना है। हर एक तरह से दोस्तों आपको तैयार रहना है, क्योंकि दोस्तों हमारा लक्ष्य है रिजल्ट पाना। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? दोस्तों कौन सी कंपनी जो है यह एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? तो दोस्तों बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को ये सब क्या है? तो यह एल्यूमिनियम बनाती है, लेकिन दोस्तों यह टेल्को जो है यह एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। टेल्को दोस्तों यह एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। दोस्तों बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो आपको दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होता है, अगर सेमी में पूछ दे तो यह 10 के पावर -4 सेमी हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों डेसी सेंटी मिली माइक्रोन, तो वही माइक्रोन 1 माइक्रोन का लंबाई पूछ रहा है। तो अगर सेमी में पूछे 10 के पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर में पूछे 1 माइक्रोन बराबर
माइक्रोन बराबर, तो यह 10 के पावर -6 मीटर हो जाएगा। अगर मीटर में पूछे तो 10 के पावर -6 और सेमी में पूछे तो यह 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक किस में होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक धातु में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में। सबसे अधिक जो है यह धातु में, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि का वेग नहीं चलता है वह निर्वात में। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एल्युमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम धातु को जो है यह बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम। और पिंच ब्लेड से यूरेनियम का प्राप्ति किया जाता है, यूरेनियम का प्राप्ति किया जाता है। और ग्रेफाइट से कार्बन का प्राप्ति किया जाता है। और अर्जेंटाइट से यह चांदी की प्राप्ति किया जाता है। अर्जेंटाइट से जो है यह चांदी की प्राप्ति किया जाता है, और ग्रेफाइट से कार्बन की प्राप्ति किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति किया जाता है, और पिंच ब्लेड से यूरेनियम की प्राप्ति किया जाता है। तो आपको सभी चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो यह हाइपोथैलेमस जो है यह शरीर का तापमान जो है यह नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो किस चीज में उपस्थित होता है? अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन जो है यह किस में उपस्थित होता है? तो यह दोस्तों त्वचा में उपस्थित होता है। दोस्तों यह सर के त्वचा में उपस्थित होता है। यह जो है अल्फा कैरोटीन जो है यह बालों को अंदर और बाहर दोनों तरह से जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, जो सर में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फेड द्वारा जोखिम वाले देश की सूची में किस देश को जोड़ा गया? किस देश को जोड़ा गया? तो यह म्यांमार को जोड़ा गया। हाल ही में फेड द्वारा जोखिम वाले देश की सूची में किस देश को जोड़ा गया? तो यह म्यांमार को जोड़ा गया। ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह कुल जो है 36 उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया। तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन वर्जिलेंट स्टार्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बीच यह आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए निःशुल्क घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए निःशुल्क घोषणा की है? तो यह जो है यह ट्विटर ने किया है। किसने किया है? तो यह ट्विटर ने किया है। दोस्तों ट्विटर का नया बॉस कौन है, नया मालिक कौन है? तो यह एलन मस्क है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, ट्विटर का नया मालिक कौन है? तो यह एलन मस्क है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।